संजीव जीवा, जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में एक वर्चस्व था और वहां पर वसूली उसकी लगातार चल रही थी। और इसको लेकर आज हम बात करेंगे आईपीएस राजेश पांडे जी से, जो कि एसटीएफ में पूर्व आईजी रहे हैं। संजीव जीवा एक बड़ा नाम, कुख्यात डॉन, और काफ़ी उसने वसूली और तमाम उसने हत्याएं और तमाम ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया, और बड़े बड़े जो माफिया डॉन थे उनके साथ भी उसकी सहभागिता रही। क्या कहना है? देखिए, आप इसके खूंखार होने या इसके अच्छे बदमाश होने या इसकी मेंटलिटी का अंदाज़ा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि मुजफ्फरनगर में जहाँ ये रहने वाला था, जहाँ का, वहाँ इसने शुरू किया था एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी से। घर से दबाव बहुत था, कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो कंपाउंडर की नौकरी की उसने। उसके बाद उसको जो अपराध की दुनिया में या अपराध की सड़क पर उंगली पकड़ के चलाने का काम रमेश ठाकुर ने किया था, वो भी वहीं का रहने वाला था। तो एक कॉम्बिनेशन बन गया, रमेश ठाकुर, संजीव जीवा और सत्येंद्र बरवाला, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो पहला काम इसने यही किया कि उसी डॉक्टर को किडनैप कर लिया जिनके यहाँ ये नौकरी करता था, जिसे वो 4 पैसे देते थे। किडनैप किया, उनसे रैंसम ले लिया। अब आप इससे इसकी मेंटलिटी का अंदाज़ लगा सकते हैं। खैर, रमेश ठाकुर को बाद में उस पर इनाम था, 30 मुकदमे थे। इन लोगों को एक और बड़ा काम मिल गया, और इन लोगों ने फर्रुखाबाद में उस समय बड़े कद के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी को फर्रुखाबाद में मार दिया। बहुत बवाल हुआ, आपने देखा होगा कि 10 फरवरी 97 को ब्रह्मदत्त द्विवेदी को फर्रुखाबाद में एक नाम आया था जो पूर्व विधायक विजय सिंह का, कि विजय सिंह का तो 120 भी में। देखिए, वो मैंने आपको बताया ना कि विजय सिंह, साक्षी महाराज और फिर उनसे जुड़े हुए बाकी लोग, कहा यह जाता है कि इनके कद से या बढ़ते हुए कद से लोग परेशान थे, राजनीतिक लोग, क्योंकि ये बहुत नज़दीक थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी, आडवाणी जी के भी, और बड़े दुलारे हो चले थे। कल्याण सिंह जी की सरकार थी और ऐसा लग रहा था कि इनको तैयार किया जा रहा है कल्याण सिंह जी को रिप्लेस करने के लिए, ऐसी चर्चा थी। मैं चूंकि पॉलिटिकल नहीं हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल समझ भी नहीं है, लेकिन क्राइम के दृष्टिकोण से विजय सिंह ने, ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने विजय सिंह को कहा, चूँकि विजय सिंह का इतिहास भी इस तरह का था। और फिर उसके बाद जो उसमें मारे गए, जो प्राइमा फेसी जिनका नाम आया इसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी में, हालांकि सीबीआई को गया केस, और सीबीआई के बाद इसको आजीवन कारावास भी उसमें हो गई, और ये वांटेड था रमेश ठाकुर को हम लोगों ने 13 फरवरी 2003 को, जब मैं एसपी सिटी गाज़ियाबाद था, तब वो एक एनकाउंटर में मारा गया था। और रमेश ठाकुर के मरने के बाद ही ये मुन्ना बजरंगी के संपर्क में आ गया। तो सीधा संपर्क इसका मुख्तार का नहीं था, क्योंकि मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के जो संबंध थे वो बिल्कुल अनक्वेश्चन थे। बहुत से लोग आए चले गए, इधर गए उधर गए, इधर डाके उधर कूदे, लेकिन ये दोनों हमेशा एक साथ बने रहे, मुन्ना बजरंगी। और अब मुन्ना बजरंगी के जाने के बाद, जब वो बागपत जेल में मारा गया, उसके बाद फिर संजीव जीवा ने वो पूरी की पूरी सल्तनत पकड़ ली, वसूली करने लगा, रंगदारी करने लगा। उसे भी देखिए अंदाज़ था कि उसकी दुश्मनी किनसे किनसे है। हमेशा वो जब भी कोर्ट में आता था तो बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ की टोपी, हेडगेयर कहते हैं बुलेट प्रूफ, पहन के आता था। लेकिन जिन लोगों ने मारा है, मरवाया है, वो भी बड़े ज़बरदस्त, कि वो रैकी करते रहे, पता लगाते रहे, और जब देखा कि ये अब बिना बुलेट प्रूफ जैकेट और हेडगेयर के आया है, तब उससे एक मामूली आदमी से ये काम करा दिया उन्होंने। एक पूर्वांचल के बड़े नेता कृष्णानंद राय, जो कि काफ़ी वहाँ पर चर्चित थे, बड़े नेता थे, उनको भी मारने में इसका नाम आया था। और बताते हैं कि बहुत जघन्य उनकी हत्या हुई थी, काफ़ी घेर के मारा था, और मुख्तार अंसारी के साथ इसका काफ़ी सहभागिता थी। तो ऐसे में क्या कहना है, वो घटना क्या थी? नहीं, देखिए, घटना वो भी वैसी ही थी। ये घटना 29 नवंबर 2005 की है। भांवरकोल में, गाज़ीपुर में, नित्यानंद राय जी जो है वो कृष्णानंद राय साहब, ये सिटिंग विधायक थे, और उनको एक पुलिया के पास कई गाड़ियों से घेर के 5 AK-47 उसमें प्रयोग हुई थी, 500 राउंड गोलियां चली थीं, 7 आदमी मरे थे, और जो
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाई गई, क्योंकि इनका भी काफिला था ये कि ये क्रिकेट मैच का उद्घाटन करके वापस जा रहे थे अपने क्षेत्र में। तो जो पहचाने गए मौके पर वो मुन्ना बजरंगी, फिरदौस और जीवा। इनिशियल यही लोग, बाद में जब सीबीआई ने टेक ओवर किया तो उसमें ये पता लगा कि जीवा अपने साथ 2 आदमियों को ले आया था। 3 शूटर्स उसमें शहाबुद्दीन के थे, आइडेंटिफाई हुए, उनके नाम से बाकी चीज़ें हुई। तो 2 बड़ी हत्याएं करके ये अचानक एकदम अपराध की दुनिया में एकदम आगे आ गया। वसूली किस तरह करता था? क्योंकि वसूली काफ़ी बताते हैं कि उत्तराखंड में तमाम हरिद्वार में, देहरादून में बड़े बड़े व्यवसायी इसको काफ़ी पैसा देते थे। वो क्या तरीका था? देखिए, तरीका तो बदमाश का यही होता है। देखिए, बदमाश का जो सपना होता है वो ये है कि इतना हम अपने आप को अपराध में इस्टेब्लिश कर दें कि जिसको फ़ोन करें और जितना देने को कहें वो दे जाए। इसी के लिए ये बड़े बड़े भाई उसको रिमाइंड करा देगा कि देखा नहीं, बड़े थे कृष्णानंद राय, बड़े थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। तो अगले आदमी के मन में ये भय होता है कि हाँ भाई बात तो सही है, मारा इसी ने है, तो इसका तो कोई भरोसा नहीं है। तो वो जिसको धमका दिया, जिस किसी से अगर रंजिश है, अगली पार्टी ने इससे संपर्क कर लिया कि भाई इतना वसूल लो इससे, इसके पास ये है, मुखबिरी करने वाले भी बहुत से लोग हैं, तो जिसको फ़ोन कर दिया। और वर्तमान में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की जो सबसे एक्टिव क्रिमिनल था इसका वसूली का, रंगदारी का, वो जीवा ही था। और ये बिल्कुल सही है कि वो वसूली करता था पूरे उस बेल्ट में, एनसीआर से लेके और उत्तराखंड तक। एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह लगातार पुलिस कस्टडी में 2 अपराधी मारे गए, तो ऐसे में क्या लगता है पुलिस क्या अलर्ट नहीं थी, या क्या आपको लगता है पूर्व पेशेवकारी के नाते? देखिए, एक बात आप ये भी समझिए कि कुछ सिमिलरिटीज़ दोनों में हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक, इतने बड़े बड़े अपराधियों को बिल्कुल जैसे हम कहते हैं गली के गुंडों ने मार दिया। बहुत छोटे अपराधी जिनका, जैसे इसी विजय यादव का है, एक कोई लड़की वड़की भगाने का है, पराली जलाने का है, ना कोई 302 का आपराधिक इतिहास है, 307 है, लूट है, डकैती कुछ नहीं है। अतीक अशरफ वाले में भी जो लोग थे वो एक पॉस्को का था, एक छोटी मोटी मारपीट का था। दोनों में उम्र 20, एक आध साल कम या एक आध साल ज़्यादा। दोनों में जो असलाह इस्तेमाल किया गया वो इन दोनों के औकात का नहीं था कि वो खरीद सकें। पता ही नहीं था कि ये भी असलाह होता है। आज भी गली के गुंडों को ये पता नहीं होगा कि जिगाना पिस्टल है और ये मैग्नम की रिवॉल्वर है। तो ये एक सिमिलरिटी ऐसी है जिसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कोई एक नया सिंडिकेट चला हो, कोई नया कल्ट डेवलप हो गया हो, कोई एक ऐसी, जैसे आप कहते हैं ना कि कंपनियां लोग खोल देते हैं कि उसमें लॉजिस्टिक का अलग है, असलहे का अलग है, ह्यूमन रिसोर्स का अलग है, और अपने दुश्मनों को निपटा रहे हों। या तो ये टेंडेंसी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक टेंडेंसी है। तो ये सिमिलरिटी है, इसको करना पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकता कोई भी जांच एजेंसी हो। तो जिस तरह पूर्व आईपीएस राजेश पांडे जी ने आज तमाम जानकारियां दी और साथ में बताया कितना खतरनाक था जीवा, और साथ में जिस तरह ये अतीक अहमद और जीवा की हत्या हुई है उसके पीछे का जो राज है वो खुलना चाहिए, और उसके लिए बाकायदे अध्ययन होना चाहिए आखिर एक गली के गुंडों ने इतने बड़े बदमाशों को कैसे मार दिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन अरशद के साथ सुशील कुमार तिवारी, लखनऊ से।